ये स्टोरी कंटिन्यू होती है लो फैंग और वीजे वोंग के एपिक शोडाउन के साथ, जो स्टार्ट होता है जब दोनों एक सीक्रेट जगह पर गैदर होते हैं। वहां वी गुआंग लो फैंग को बताता है कि सिर्फ इन दोनों के दरमियान होने वाली बैटल ही दुनिया के लिए डिसीजन बनेगी। इस फाइट को साइड से ईस्ट अलायंस के ओनर्स और वी गुआंग के सपोर्टर्स देख रहे होते हैं। वो पूरी उम्मीद रखते हैं वी गुआंग पर कि वो लो फैंग जैसे ह्यूमन को प्रॉपर लेसन सिखा सके। इस लेजेंडरी बैटल को यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे प्राइमल डीमन के मास्टर स्कैवॉथ, राजा के मास्टर और बाकी सारे टॉप टियर एक्सपर्ट्स। सब लो फैंग की तरफ फोकस्ड होते हैं। लो फैंग भी वी गुआंग को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि ये पहली बार है कि कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि अपनी फाइट को वर्चुअल वर्ल्ड में ले आया, सिर्फ खुद को एम्बैरेस करने के लिए। क्योंकि लो फैंग को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि वो फेई जी वोंग को इजीली डिफीट कर सकता है। दोनों तुरंत अपनी इटर्नल एनर्जी बर्न कर देते हैं और फेई जी वोंग अपनी डैशर पावर रिलीज करता है। एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि एटमॉस्फेयर हिल जाता है। वी गुआंग शॉक में आ जाता है क्योंकि उसका ख्याल था कि लो फैंग की एनर्जी उससे कम होगी, क्योंकि वी गुआंग की सेल्फ कल्टीवेशन ज्यादा हाई लेवल पर थी। लेकिन लो फैंग कामली कहता है अब सरप्राइज होने का टाइम निकल चुका है। फिर लो फैंग अपना स्टार डायग्राम रिलीज करता है, जिसके हर हिडन पैटर्न से एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर्मेशंस बन जाती हैं। इससे फेई जी वोंग कंप्लीटली कॉर्नर हो जाता है और वो अपनी स्पेशल आर्मर टेक्निक यूज करता है। इसके बाद फेई जी वोंग अपनी सेरेगाला टेक्निक रिलीज करता है, जो डायरेक्टली वाइटल पॉइंट पर अटैक करती है। लेकिन ये अटैक फेल हो जाता है क्योंकि लो फैंग परफेक्ट काउंटर यूज करता है और डायग्राम के अटैक से फेई जी वोंग को डायरेक्ट हिट लगता है, जिससे उसे स्क्रैच तक आ जाता है। फेई जी वोंग दोबारा अटैक के लिए रेडी होता है, लेकिन लो फैंग भी इंस्टेंटली नेक्स्ट लेवल मूव प्रिपेयर कर लेता है, डायग्राम की सेकंड टेक्निक, जिसे कहा जाता है मून्स सनलाइट नाइट स्लीव्स। ये मूव डायरेक्ट फेई जी वोंग पर हिट करता है और वो अपनी 6% एनर्जी लूज कर देता है। फेई जी वोंग कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने अपनी होली डिफेंस टेक्निक यूज की होती है, फिर भी उसकी एनर्जी लीक हो रही होती है लो फैंग के ओवरवेलमिंग प्रेशर की वजह से। फिर लो फैंग का ब्रूटल कॉम्बो अटैक स्टार्ट होता है, जो फेई जी वोंग को इतना ज्यादा डैमेज करता है कि वो बिल्कुल मूव करने के काबिल नहीं रहता। हर एक अटैक के साथ वेज वोंग की डिफेंस और ज्यादा लीक होती जाती है, जिससे उसकी एनर्जी रैपिडली थिन होती चली जाती है। उधर स्पेक्टेटर्स, ह्यूमन रेस के एयर्स, ये सब देखकर लो फैंग पर बहुत प्राउड फील करते हैं। मास्टर ट्रुअन और बाकी टॉप फाइटर्स भी लो फैंग की परफॉर्मेंस देखकर हाइप हो जाते हैं, क्योंकि लो फैंग ने नॉर्दर्न रीजन से आने वाले वेज वोंग को फुल ऑन डोमिनेट कर दिया होता है। उधर सब लोग एम्बैरेसमेंट और टेंशन फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जुआंग की कंडीशन काफी डेंजरस लग रही होती है और वो बिल्कुल सेफ नहीं नजर आ रहा होता। तभी अचानक वे जुआंग की साइट से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दी जाती है, जिससे सब लोग फाइट का फाइनल रिजल्ट देख ही नहीं पाते। लेकिन रियलिटी में लो फैंग अभी भी वे जुआंग को डोमिनेट कर रहा होता है। फाइट के बिल्कुल एंड पर वेगु जुआंग को रियलाइज होता है कि असली प्रॉब्लम उसी के वुल्फ टेक्निक में है। फिर वो अपना क्लोन बॉडी रिंग के अंदर ले आता है, जिससे वो क्लोन एक परमानेंट एनर्जी बैटरी बन जाता है वुल्फ के लिए। इससे वुल्फ बहुत लंबी देर तक इटर्नल एनर्जी बर्न कर सकता है। ये देखकर वेगो समझ जाता है कि अगर फाइट इसी तरह चलती रही तो उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत रिट्रीट कर लेता है। लेकिन वुल्फ उसे मरने नहीं देता और वे जुआंग पर लगातार अटैक करता रहता है। इस प्रोसेस में वे जुआंग की एनर्जी 50% से सीधा 30% तक गिर जाती है। वुल्फ का प्लान होता है कि वे जुआंग की एनर्जी कंप्लीटली कंज्यूम करके उसे हाइबरनेशन स्टेट में भेज दिया जाए, क्योंकि अगर वे जुआंग हाइबरनेशन में चला गया तो वो उसे अपना बुधा बना सकता है, मतलब कंप्लीटली अपने कंट्रोल में। इस दौरान लो फैंग अपनी स्पेशल प्रोटेक्शन टेक्निक यूज करता है, जो उसे सेफ बना लेती है। फाइट के बाद अचानक नॉर्दर्न अलायंस के कुछ और मेंबर्स अपीयर हो जाते हैं। इनमें से एक पे फैंग होता है, जिसे लो फैंग पहचान लेता है। पे फैंग हाईएस्ट लेवल वेनरेबल होता है, जो ऑलमोस्ट मास्टर के लेवल के बराबर होता है। लो फैंग जैसे ही वे जुआंग की प्रॉपर्टी लेने वाला होता है, पे फैंग तुरंत बीच में आकर याद दिलाता है कि ये प्रॉपर्टी नॉर्थलैंड की है और लो फैंग को ऑर्डर देता है कि वो ये ट्रेजर उसके हवाले करे। सिर्फ इतना ही नहीं, पे फैंग लो फैंग को ओपनली थ्रेटन भी करता है, लेकिन लो फैंग सीधा मना कर देता है और तुरंत अपनी मूवमेंट स्किल स्ट्राइक ट्रैवल यूज करके एस्केप कर जाता है। भागते हुए लो फैंग पे फैंग को बोलता है, ये ट्रेजर मैंने फेयर फाइट में जीता है, रूल्स के मुताबिक विनर को लूजर का ट्रेजर मिलता है। लो फैंग ये भी कहता है कि अगर वो फाइट हार जाता तो क्या ओपोनेंट उसे जिंदा छोड़ देता, और फिर खुद ही जवाब देता है,
ऑफ कोर्स नहीं। फिर लॉ फैंग पेई फैंग को ओपन चैलेंज देता है, अगर ये ट्रेजर चाहिए तो खुद आके लेकर दिखाओ। ये सुनकर पेई फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लॉ फैंग ने उसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया होता है। गुस्से में पेई फैंग अपनी पावरफुल सोल अटैक टेक्निक यूज करके लॉ फैंग पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये अटैक लो फैंग के लिए भी शॉकिंग होता है, क्योंकि पेई फैंग का सोल अटैक लो लेवल ओवरलॉर्ड्स के लिए डायरेक्ट लाइफ थ्रेट होता है। लेकिन लो फैंग के पास स्टार डायग्राम की प्रोटेक्शन होती है जो उसे सेफ बना लेती है। जब पेई फैंग देखता है कि लो फैंग उसके अटैक से बिल्कुल ठीक है, तो वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि लो फैंग के पास पावरफुल सोल प्रोटेक्शन है। गुस्से में पेई फैंग तुरंत अपना डोमेन एक्टिवेट करता है और लो फैंग को अपने डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेता है। डोमेन के अंदर लो फैंग की मूवमेंट्स हेवीली रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इस डोमेन के अंदर फीनिक्स जैसा एक बीस्ट अपीयर होता है, जिसका हर एक बॉडी अटैक स्पेस को चीरता हुआ डायरेक्टली हिट करता है। सिर्फ एक ही अटैक में लो फैंग की 60% एनर्जी वाइप आउट हो जाती है। यहाँ लो फैंग को रियलाइज होता है कि उस और एक ओवरलॉर्ड के दरमियान पावर गैप कितना मैसिव है, क्योंकि सिर्फ एक फीनिक्स ही 60% डैमेज कर सकता है। मतलब 2 अटैक सीधा इंस्टेंट किल हो सकते हैं। लकीली लो फैंग के पास ओशा रेमोट का क्लोन बॉडी होता है, जिसके जरिए वो अपनी इटर्नल एनर्जी को रिफिल करता रहता है और जो एनर्जी गिर रही होती है उसे वापस 100% तक रिस्टोर कर लेता है। ये देखकर पेई फैंग को रियलाइज होता है कि लो फैंग अपना क्लोन वर्ल्ड रिंग के अंदर ला चुका है। अब पेई फैंग समझ जाता है कि अगर वो एक ही अटैक में लो फैंग और उसके क्लोन दोनों को एलिमिनेट कर दे तो लो फैंग को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। तभी पेई फैंग एक जाइगेंटिक ब्लैक अटैक फॉर्म करता है जो इतना डेडली होता है कि सिर्फ देखकर ही लो फैंग समझ जाता है कि अगर ये लगा तो उसका बॉडी डायरेक्टली कोलैप्स हो जाएगा। लो फैंग रियलाइज करता है कि इस सिचुएशन में नॉर्मल एस्केप मेथड्स काम नहीं करेंगे। गैलेक्सी प्लेन यूज करे तो भी बच नहीं सकता, क्योंकि वो डोमेन के अंदर ट्रैप है। टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करे तो टाइम ज्यादा लगता है और उसके लिए बॉडी को वर्ल्ड रिंग के अंदर शिफ्ट करके काला माशा मोड एक्टिवेट करना पड़ता है, जो यहाँ पॉसिबल नहीं होता। इसलिए लो फैंग अपना थर्ड ऑप्शन चूज करता है, वो अपना ओशा रेमोट रिलीज करता है। ओशा रेमोट के साथ लो फैंग पेई फैंग के डेडली अटैक को विथस्टैंड करता है, जिसमें सिर्फ ओशा रेमोट की 9% एनर्जी लॉस होती है। फिर लो फैंग ओशा रेमोट के साथ काउंटर अटैक करता है और पेई फैंग को ट्रैप कर लेता है। पेई फैंग बिल्कुल नहीं डरता और ओशा रेमोट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन लो फैंग तुरंत पेई फैंग को ओशा रेमोट के अंदर कंप्लीटली ट्रैप कर देता है और फाइनल मूव के तौर पर लो फैंग खुद को भी ओशा रेमोट के अंदर ब्लास्ट कर देता है। एक्सप्लोजन इतना वायलेंट होता है कि पूरी स्पेस हिल जाती है, लेकिन फिर भी ये पेई फैंग के लिए डेडली प्रूव नहीं होता। उसे सिर्फ थोड़ा सा नुकसान होता है, जबकि लो फैंग की एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी होती है। इस मोमेंट पर लो फैंग को स्ट्रांगली रियलाइज होता है कि यूनिवर्स वेनरेबल ओवरलॉर्ड लेवल के लोगों को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब लो फैंग क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जबकि पेई फैंग के पास अभी भी फाइट कंटिन्यू करने की फुल कैपेबिलिटी होती है। वो अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव दोबारा चार्ज कर लेता है, जो क्लियरली लो फैंग के लिए नेक्स्ट लेवल डेंजर बन चुकी होती है। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर चू फैंग अपीयर होता है और लो फैंग को प्रोटेक्शन देता है। चू फैंग खुद भी ओवरलॉर्ड लेवल एक्सपर्ट होता है, इसलिए सिचुएशन इंस्टेंटली बैलेंस हो जाती है। यहाँ पेई फैंग लो फैंग की इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी को सैल्यूट करता है और अपना सुपर साक्सा रिलीज करता है, जो नॉर्मल इमॉर्टैलिटी ट्रेजर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होता है। लेकिन लो फैंग बिना किसी हेजिटेशन के इस ट्रेजर को रिजेक्ट कर देता है। चू फैंग पेई फैंग को वार्न करता है कि अगर वो फाइट कंटिन्यू करता रहा तो श्योर लॉस उसका ही होगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि पेई फैंग अपनी 20% पावर ऑलरेडी लूज कर चुका होता है और अगर ह्यूमन अलायंस के फाइटर्स आ गए तो पेई फैंग और भी ज्यादा वीक पोजीशन में चला जाएगा। और एग्जैक्टली वही होता है। मास्टर ट्रूयान भी लो फैंग को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। अब पेई फैंग के पास रिट्रीट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जाते हुए वो लो फैंग को थ्रेटन करता है कि फ्यूचर में वो दोबारा आएगा, लेकिन अभी के लिए वो वहां से भाग जाता है। इस तरह लो फैंग और पेई फैंग के बीच ये इंटेंस बैटल यहीं एंड हो जाती है। आफ्टरमैथ, लो फैंग का राइजिंग स्टेटस। इस इंसिडेंट के बाद लो फैंग के पास बहुत से हाई रैंकिंग गेस्ट्स आने लगते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ और करेज से डीपली इम्प्रेस्ड होते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, लो फैंग के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना, ताकि फ्यूचर में वो उसके क्लोज रह सकें। कुछ वक्त बाद मास्टर ट्रूयान खुद लो फैंग के पास आता है। लो फैंग बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रूयान का वेलकम करता है, क्योंकि ट्रूयान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेस्ट्स उन दोनों को प्राइवेट बात करने का मौका देते हैं। इसी मीटिंग में लो फैंग और ट्रूयान के दरमियान पीस ट्रीटी साइन होती है।
ट्रुयान लो फैंग को बताता है कि कुछ वेनरेबल्स जो पहले लो फैंग का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो गुंटूर रीजन में रहने के लायक नहीं, और जो ट्रुयान को भी लो फैंग को निकालने के लिए कन्विंस करते रहे, अब सब ने लो फैंग से माफी मांग ली है क्योंकि वो धोखे में रखे गए थे। ये सुनकर लो फैंग बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। वो कामली कहता है कि ये सब सिर्फ एक टेम्पररी बैरियर था जो उसे क्रॉस करना ही था। और इसी तरह लो फैंग की जर्नी नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाती है, जब प्रेमल सिटी का एक स्टूडेंट गुई लो फैंग के पास आता है। मिस्टर फेंग भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। फिर गुई लो फेंग को रिपोर्ट देता है कि अब लो फेंग ऑफिशियली सिलेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से लो फेंग की पोजीशन और इम्पोर्टेंस दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। गुई लो फेंग और ट्रुयान दोनों को एक और इम्पोर्टेंट मैसेज देता है, क्योंकि ये दोनों टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन रखते हैं, इसलिए दोनों को ह्यूमन रेस के डीएटीज बनने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ये सुनकर ट्रुयान भी काफी सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि ह्यूमन रेस में ये स्टेटस बहुत ज्यादा हाई और रेयर माना जाता है। नॉर्मली इस चीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट सर्वे होता है और बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन की जाती है, लेकिन गुई बताता है कि नियर फ्यूचर में ह्यूमन गॉड्स के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बनने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके लिए ह्यूमन गॉड्स के साथ डायरेक्टली बातचीत होनी जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहीं पर आज की स्टोरी एंड हो जाती है और बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगा। और जो लोग इम्पेशेंट हैं वो डोंगवा के स्पॉयलर्स का वेट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय।